नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और न्यूज मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा और वो कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर आज सबकी नजर रहेगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। और वहीं सियासत के सुपर सैटरडे में प्रियंका राहुल अमेठी में जन जागरण अभियान के तहत पदयात्रा निकालेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में बैक टू बैक 3 जनसभाएं करेंगे। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन के मरीज अब बढ़कर 113 ये संख्या पहुंच चुकी है। और इसके अलावा बीती रात गाजियाबाद में भी 2 केस मिले हैं। वहीं ओमिक्रॉन के संकट के बीच एक खबर राहत भरी भी है, वो ये कि डब्ल्यूएचओ ने बच्चों की भारतीय वैक्सीन कोवावैक्स को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। और आज से वायु गुणवत्ता में सुधार के बीच दिल्ली में स्कूल कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। हालांकि इन खबरों पर लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा और भी जो अहम खबरें आएंगी वो भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो न्यूज इंडिया पर दिन भर की ये बड़ी खबरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हमने आपको किया, आइए अब आप विस्तार से आपको ये पूरी खबर समझाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाहजहांपुर दौरा है। दोपहर 1 बजे गंगा एक्सप्रेसवे का वो शिलान्यास करेंगे और मेरठ से प्रयागराज तक ये गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा। 594 किलोमीटर होगी एक्सप्रेसवे की लंबाई। पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रोजा थाने के रेलवे ग्राउंड में ये जनसभा होगी। और ये बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इसमें शामिल होंगी। शाहजहांपुर के बाद बरेली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी का आज आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने का कार्यक्रम, इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा की अगर हम बात करें, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री रोजा रेलवे ग्राउंड में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो पीएम के मंच के पीछे बाकायदा रेत का एक मॉडल जो है वो भी बनाया गया है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये एक्सप्रेसवे कैसे 12 जिलों को जोड़ेगा। बता दें कि योगी सरकार ने पिछले साल 26 नवंबर को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी थी और 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बना है। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे का निर्माण अडानी इंटरप्राइजेज और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स करेंगे। बिडिंग प्रक्रिया के जरिए चयनित हुई इन कंपनियों पर कैबिनेट बैठक में हरी झंडी भी मिल गई है। तो लगातार गंगा एक्सप्रेसवे का मॉडल किस तरीके से बनेगा, नजीर ये आपको हम समझा रहे हैं। देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे तैयार होगा बनकर। यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात आज मिलने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से एक के बाद एक उद्घाटन हो रहे हैं, एक के बाद एक योजनाओं की बात कही जा रही है, क्या वाकई में ये तमाम उद्घाटन जो है प्रचंड जीत दिलाने में कामयाब हो पाएंगे? और उससे भी बड़ी बात यह कि ताबड़तोड़ दिग्गज जो है वो उत्तर प्रदेश की सरजमी पर मौजूद है, जगह जगह जा रहे हैं। चाहे अमित शाह की बात कर ले, हम खुद योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, तो एक के बाद एक शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं और योजनाएं जो है उनकी सौगात दी जा रही है। लेकिन विपक्ष भी लगातार हमलावर है। उसका यह कहना है कि महज बीजेपी जो है वो फीता काटने का काम करती है और दूसरी सरकारों के काम का श्रेय लेने का काम करती है। अभी तक अपनी सरकार में कुछ भी रहते नहीं किया गया। जो भी कुछ हो रहा है वो तमाम काम पुरानी सरकारों का था और शुरुआत हमने की थी और फीता बीजेपी काट रही है। तो अब देखना होगा इसी कड़ी में जब आज शाहजहांपुर जाएंगे, शाहजहांपुर के बाद बरेली रवाना होंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है। आपको हम बता दें कि मेरठ से प्रयागराज तक का ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ के बिजौली गांव से होगी और गंगा एक्सप्रेसवे का अंतिम छोर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक होगा। तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, ये तमाम वो जिले और इनके अलावा हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज उन जिलों में शामिल है जहां पर ये होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में बता दिया आपको वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में यह सहायता करेगा। और इसके अलावा अहम बात जो है इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता नीरज का। नीरज, जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे जो है मॉडल ये नजीर बनने की बात कही जा रही है, देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे तैयार होगा, तो कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और क्या क्या कार्यक्रम है आज खास?
जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 बजे के करीब शाहजहांपुर में पहुंचेंगे और वहां पर वो एक रैली को संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में, जो कि मेरठ से शुरू होगी और 12 जिलों को जोड़ती हुई ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज तक जाएगा, यानी कि प्रदेश के 12 जिले जुड़ेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे और इसके बाद 2024 तक इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो करेंगे, यानी कि एक विकास की लहर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तमाम एक्सप्रेसवे, इसके पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे की जो सौगात मिल रही है, ये 594 किलोमीटर लंबा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों को और 12 जिलों के जो लोग हैं उससे इन्हें लाभ मिलेगा। एक हवाई पट्टी भी 3.5 किलोमीटर की बनाई जा रही है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी विकसित किया, यानी कि विकास को लेकर जो रोड मॉडल प्रधानमंत्री ने जो विजन की बात कही थी उसको अब साकार किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो एक बड़ा विजन वो आज उत्तर प्रदेश को, आज उसकी एक और शुरुआत होने जा रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद। ठीक है निवेद, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो बात हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राहुल और प्रियंका की। दरअसल राहुल और प्रियंका की आज अमेठी में पद यात्रा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करेंगे ये दोनों नेता। सुबह 11 बजे 6 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। रामलीला मैदान से हारीमाऊ गांव तक ये पद यात्रा जाएगी। लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल का ये दूसरा दौरा है। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी आज अमेठी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान राहुल प्रियंका जगदीशपुर से हारीमाऊ गांव तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल और प्रियंका सड़क मार्ग से अमेठी जाएंगे। वो यहां आरक्षित विधानसभा सीट जगदीशपुर के रामलीला मैदान से हारीमाऊ गांव तक मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में आयोजित करीब 6 किलोमीटर की पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। राहुल और प्रियंका का ये 1 दिवसीय अमेठी दौरा है। पदयात्रा के समापन स्थल हारीमाऊ में वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल का ये दूसरा दौरा। आज यूपी में भी गांधी परिवार जो है वो यूपी में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रियंका कराएंगे राहुल की घर वापसी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उत्तर प्रदेश में सुबह 11 बजे 6 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता शेखर आनंद का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर, जिस तरीके से आज एक बार फिर से गांधी परिवार उत्तर प्रदेश की सरजमी पर नजर आ रहा है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी दौरे पर है, कैसे लिया जाए इस दौरे को? क्योंकि प्रियंका लगातार एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन पूरा जो फोकस है वो है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर। तो शेखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और शेखर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से राहुल और प्रियंका जगदीशपुर से हारीमाऊ गांव तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और बताया जा रहा है कि राहुल और प्रियंका सड़क मार्ग से अमेठी जाएंगे और यहां आरक्षित विधानसभा सीट जगदीशपुर के रामलीला मैदान से हारीमाऊ गांव तक मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में आयोजित करीब 6 किलोमीटर की पदयात्रा में ये हिस्सा लेंगे। तो राहुल और प्रियंका का ये 1 दिवसीय अमेठी दौरा है। पदयात्रा के समापन स्थल हारीमाऊ में वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। तो शेखर का एक बार फिर से रुक करते हैं। शेखर हमारे साथ जुड़े। शेखर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सबसे पहले क्या कुछ खास आज कार्यक्रम है दोनों नेताओं का यहाँ पर राहुल प्रियंका का अमेठी दौरे को लेकर? देखिए, महंगाई हटाओ और बीजेपी हटाओ, ये इनका यहाँ पर आज जो पदयात्रा निकालेंगे राहुल गांधी, वो इसका थीम है। महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस हमलावर हुई है केंद्र सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार पर। इस मुद्दे पर घेरने की यहाँ पर तैयारी है। अमेठी जो सांसद रहते हुए लंबे अरसे तक में ये परंपरागत सीट रही है गांधी नेहरू परिवार की। राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे हैं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो यहाँ पर हारे हैं। तो जाहिर सी बात है कि खोई हुई जमीन को वापस पकड़ना और इसके साथ साथ जो अमेठी की जनता है जिससे वो लगातार अपने रिश्तों की बात करते रहे हैं, अमेठी की जनता जो लगातार गांधी नेहरू परिवार से अपने रिश्तों की बात करती रही है, उसका आज यहाँ पर एक मुजाहरा होगा कि वो किस तरीके से जो इक्वेशंस हैं वो बनती हैं, जो केमिस्ट्री है वो देखने को मिलती है। ये बात सही है कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, जब अमेठी या रायबरेली में वो आते हैं तो यहाँ पर लोगों का जो उत्साह है या जो उनको देखने की ललक है वो हमेशा से रही है और इस बार भी ऐसा ही कुछ नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा।
पदयात्रा निकलेगी और उसके बाद एक रैली होगी राहुल गांधी की, जिसमें स्थानीय लोग होंगे और साथ साथ आसपास के जिलों के लोग होंगे। कांग्रेस यहां से अपना जो राहुल गांधी हैं वो एक तरीके से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय रही हैं। बीते चुनाव से ही, जब से लोकसभा चुनाव 2019 में उन्हें महासचिव बनाया गया था, उस समय से ही वो एक्टिव हैं। पहले उनके पास सिर्फ पूर्वांचल का प्रभाव था, वो पूरे उत्तर प्रदेश। शेखर, आप भी इस बात को कह रहे हैं कि प्रियंका काफी एक्टिव है, तो प्रियंका ही हर जगह नजर आ रही है। और राहुल गांधी की अगर हम खुद की बात करें तो लोकसभा हारने के बाद उनका ये पहले बार वहां पर वो पहुंच रहे हैं वहां पर, और ऐसे में तमाम फोकस जो है वो प्रियंका पर ना होकर कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ राहुल को चमकाने पर लगा हुआ है, जबकि मेहनत प्रियंका की ज्यादा नजर आ रही है। देखिए, ऐसा है कि राहुल और प्रियंका को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, सोनिया गांधी को भी आप अलग करके नहीं देख सकते हैं, चूंकि ये गांधी नेहरू परिवार की विरासत है। तो इसमें चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, और इसके बाद अभी कांग्रेस अध्यक्ष का एक बार फिर से चुनाव होना है। राहुल गांधी के सबसे ज्यादा उसमें चर्चा चल रही है, यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव हैं, अध्यक्ष बनने को लेकर के ना तो उनसे सवाल होते हैं और ना ही वो अपनी कोई ऐसी इच्छा रखती हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनना है या आपस में कोई लड़ाई है। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका एक्टिव नजर आ रही है शेखर, लग तो ऐसा रहा है कि प्रियंका ही घर वापसी कराएंगी राहुल की। देखिए, ये चीज है, और केवल इतना ही नहीं है। राहुल गांधी के जो अपने बयान है वो सेल्फ गोल वाले रहते हैं। जैसे वो वायनाड गए, वहां से वो सांसद हैं केरल से, तो इन्होंने वहां जाकर के लोगों के बीच में कह दिया कि उत्तर भारतीयों को वोट देने की समझ नहीं है, राजनीति की समझ नहीं है, दक्षिण भारत के लोग इस मामले में बहुत आगे हैं। इसके बाद बहुत विरोध हुआ था, केवल अमेठी या उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में विरोध हुआ था इस बात का लेकर के। राहुल गांधी से नाराजगी लोगों की रही थी कि आखिर ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की तुलना वो कैसे कर सकते हैं, मतदाताओं की तुलना कैसे कर सकते हैं। तो जहां तक प्रियंका गांधी की बात है, उनके पास एक जिम्मेदारी है। जहां तक राहुल गांधी की बात है, आप देखिए वो पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, लेकिन वो कार्यकारी हैं, और इसके बाद एक बार फिर से राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की बात है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो विरासत है, ये जो थाती है, इसको दोनों भाई बहन मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। कोई किसी को नीचा दिखा करके या पीछे झटक करके छोड़ने वाली बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है शेखर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इसके अलावा अगर राहुल प्रियंका से आगे बढ़े तो अखिलेश यादव की भी अहम खबर बताने की, रायबरेली में अखिलेश यादव का दौरे का आज दूसरा दिन है। वो सुबह 11:30 बजे मुंशीगंज बाईपास पहुंचेंगे अखिलेश। बैक टू बैक 3 जनसभाएं करेंगे अखिलेश यादव। सदर के मुंशीगंज बाईपास पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे ऊंचाहार विधानसभा में जनसभा करेंगे और दोपहर 3 बजे सलोन विधानसभा में जनसभा करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले उत्तर प्रदेश को मथुरे में लगे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के साथ गठबंधन की घोषणा के बाद अखिलेश यादव नॉन स्टॉप प्रदेश में प्रचार अभियान में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सपा का विजय रथ कांग्रेस के गढ़ रायबरेली पहुंचा है, जहां पर अखिलेश 2 दिन विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर है। सपा की विजय रथ यात्रा सुबह 11:30 बजे मुंशीगंज बाईपास से होकर गुजरेगी और इस दौरान अखिलेश यादव सदर के मुंशीगंज बाईपास पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं अखिलेश एक दिन में बैक टू बैक 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और दोपहर 1 बजे ऊंचाहार विधानसभा में जनसभा करेंगे, तो वहीं दोपहर 3 बजे सलोन विधानसभा में जनसभा का आयोजन है। शेखर लगातार हमारे साथ बने हुए। शेखर, जिस तरीके से आज अखिलेश के भी कई कार्यक्रम है, अखिलेश की विजय रथ यात्रा जो है निकलेगी, बैक टू बैक 3 जनसभाएं करने का कार्यक्रम है, और क्या कुछ खास कार्यक्रम अखिलेश का? देखिए, अखिलेश यादव भी अपनी तरफ से पूरा हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी डू और डाई की स्थिति है। 2012 में उनकी सरकार बनी, 17 में चली गई, और उसके बाद 19 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पाई, जबकि 2017 का विधानसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस के साथ लड़ा था, और 2019 का सपा और बसपा मिलकर के लड़ रहे थे, लेकिन उस तरह से सफलता नहीं मिली। इस बार उन्होंने तमाम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं, और अमेठी और रायबरेली दोनों को अगर देख लें, अगल बगल के जिले हैं, करीब 10 विधानसभा क्षेत्र यहां पर आते हैं। और इसमें आश्चर्य की बात यह रहती है कि अक्सर समाजवादी पार्टी या तो बाजी मार ले जाती है या बसपा मार ले जाती है। कांग्रेस के भी विधायक यहां से चुने गए हैं, लेकिन उस तरह की सफलता नहीं मिलती रही है कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस की झोली में चली जाएं। तो यहां पर जो समाजवादी पार्टी का हिसाब किताब है, उसको लेते हुए अखिलेश यादव अपना हाथ पैर मार रहे हैं और अपनी जो विजय यात्रा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज यहां पर भी वो जनता से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी
क्या करते हुए और क्यों चुनने के लायक है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक, चाहे हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बात कर लें यहाँ पर शेखर, या फिर और तमाम छोटे छोटे दलों की बात कर लें, उनके साथ गठबंधन के जो खबरें सामने आ रही है, क्या लग रहा है अखिलेश का हाथ कितना मजबूत होता चला जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। जो फॉर्मूला आज अखिलेश यादव आजमा रहे हैं, दरअसल ये 2014 में अमित शाह की बनाई हुई वो रणनीति है जो एक अभेद किले के रूप में बदल गई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2014 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव, ये 3 चुनाव उसी किलेबंदी के नजरिए से निकल गए। अब उसके बाद ओम प्रकाश राजभर सरकार में थे, वो अलग हो गए। तमाम छोटे छोटे दल थे जिनके साथ में बीजेपी की नहीं बनी या उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, वो अलग अलग जाकर के अखिलेश यादव के साथ में शामिल हो जाते हैं, उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अखिलेश यादव का गुणागणित है वो ये बताने के लिए है कि हम लगातार छोटे दलों को और स्थानीय जो मतदाता हैं, जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं, जो जातीय समीकरण है, उसको साथ करके उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन यहां यह नहीं भूलना होगा कि अमित शाह एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं और सिर्फ अमित शाह ही नहीं, राजनाथ सिंह को भी लगाया गया है इस पूरे चुनावी अभियान में। तो एक तरीके से 3 लोग इस समय यहां पर, और बीजेपी की पूरी जो कैडर है वो लगी हुई है। बीजेपी ने अपना बेस बहुत बड़ा तैयार कर लिया है, वो लगातार 5 करोड़ सदस्यों को बनाने पर आमादा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मिलाकर के एक नेक टू नेक फाइट की स्थिति पैदा कर रही हैं। ये बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर में जाकर के जो जनता है वो वोट किसे देती है। बिल्कुल ठीक है शेखर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, हर खबर पर अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते दूसरी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरिद्वार दौरा है। आज उत्तराखंड विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे। हरिद्वार में करीब 12:45 पर यात्रा को संबोधित करेंगे नड्डा। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने चुनावी गतिविधियां तेज कर दी है। इस कड़ी में पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो आज हरिद्वार में गढ़वाल मंडल की यात्रा की शुरुआत करेंगे, जबकि कुमाऊं मंडल की यात्रा 19 दिसंबर को बागेश्वर से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर रवाना करेंगे। गढ़वाल क्षेत्र में यह यात्रा 2660 किलोमीटर और कुमाऊं में 1890 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान प्रदेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल और डबल इंजन की उपलब्धियों की जानकारी आमजन को दी जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता संजय पुंडरीका जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से आज पार्टी विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है, जेपी नड्डा साहब खुद वहां पहुंच रहे हैं, और क्या खास कार्यक्रम उत्तराखंड में आज? बिल्कुल मैं आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूं तो सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ही उत्तराखंड में रैलियां और बैठकों का दौर जारी है। आज फिर विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हरिद्वार से शुभारंभ करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। हालांकि कल ही जो रथ था जो रवाना होगा गढ़वाल और कुमाऊं के लिए, उसकी पूजा अर्चना की गई थी हल्की फुल्की, लेकिन आज जिस तरीके से 12 बजे के बाद यहाँ पर जेपी नड्डा शुरुआत करेंगे, कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है वो भी मौजूद रहेंगे और पार्टी के कई बड़े नेता भी यहाँ रह सकते हैं। कह सकते हैं कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कमर कस ली है, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि इस विजय संकल्प यात्रा के जरिए जिस तरीके से पिछले करीब 4.5 साल के कार्य है, जो क्षेत्र में कार्य किए हैं, डबल इंजन के बिल्कुल इसी सवाल पर मैं आ रही थी संजय, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि आज इस यात्रा के दौरान, इस दौरे के दौरान सरकार के 5 साल के कार्यकाल और डबल इंजन की उपलब्धियों को भी गिनाया जाएगा, तो वो कौन से अहम मुद्दे रहेंगे जिन पर फोकस रहेगा, या वो कौन सी बड़ी बात रहेंगी जो अभी भी लगता है कि विकास तो हमने करा दिया लेकिन जनता तक पहुंचा नहीं हमारा काम, लिहाजा बताना जरूरी है कि हमने क्या किया 4.5 साल में? बिल्कुल निदा, आपको बता दें जिस तरीके से आज ये शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं इसमें एक शिकायत बॉक्स भी रखा गया है। यात्रा के दौरान अगर क्षेत्रवासियों को किसी तरह की शिकायत या फिर आगामी 2022 के चुनाव को लेकर जनता का सुझाव भी यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि जनता की क्या राय है। हालांकि पिछले 4.5 साल के करीब जो कार्य है उसमें किसी भी तरह की योजना हो या सड़क का निर्माण या तमाम तरह के जो कार्य है वो जनता को बताएगी कि हमने यह किया है। तो साफ कहा जा सकता है कि जो चुनावी माहौल होता है इसमें सभी पार्टियां अपने अपने कार्य गिनवाती है। हालांकि जो डबल इंजन की सरकार थी यानी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड और केंद्र में थी, तो इसमें साफ कहा जा सकता है कि जो पिछले करीब 4.5 साल में कार्य किए हैं उनकी जो उपलब्धियां हैं उनसे जनता कितना खुश है ये विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से जाना जाएगा। हालांकि विजय संकल्प यात्रा को लेकर तमाम जो तैयारियां थी
वो कई दिनों पहले से ही कर ली गई थी। आज ठीक है इसकी संजय। शुरुआत हो जाएगी। और जी ठीक है संजय, चलिए आप नजर बनाए रखिए, आप सब अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर का आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर कई सड़कों के नाम बदलने की कवायद जो है वो तेज हो गई, क्योंकि हिंदू संगठन ने रातों रात सड़क पर पोस्टर चिपकाए हैं। सफदरजंग अकबर रोड, फिरोज शाह रोड पर पोस्टर लगाया गया है। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश ने ये पोस्टर लगाए। देखिए तस्वीर आपको हम दिखाने की, कैसे दिल्ली में इस वक्त कई सड़कों के नाम बदलने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। देखिए आप कि यहाँ पर कैसे पोस्टर जो है वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर तो एक तरफ लगातार बात जो है वो कही जाती है सबके साथ सबके विकास की, लेकिन इसी बीच जब ये इस तरीके की खबरें सामने आती हैं वो वाकई में हैरानी में डालती हैं कि ये हमारा एक देश सबके लिए है कि वाकई में सिर्फ किन्हीं खास लोगों के लिए है। क्योंकि देखिए कैसे इस वक्त दिल्ली में कई सड़कों के नाम बदलने की कवायद जो है वो शुरू हो रही है। कई सड़कों के नाम बदलने की कवायद, जिसमें हिंदू संगठन ने रातों रात देखिए कैसे सड़कों पर पोस्टर जो है वो चिपका दिए हैं। सफदरजंग अकबर रोड का आप ये देखिए, यहाँ पर पहले इस अकबर रोड को ढका जाता है, दूसरा पोस्टर इसके ऊपर लगाया जाता है, उसके बाद जय जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाए जाते हैं। फिरोज शाह रोड पर यह पोस्टर लगाया गया है अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा, जिसने दिल्ली प्रदेश में ये पोस्टर लगाए हैं। तो दिल्ली की और भी कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर इसी तरीके की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और देखिए अकबर रोड को ढका गया, दूसरे नाम की जो पोस्टर था वो लगाया गया, और इसके बाद फिर यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। तो दिल्ली में सड़क के नाम पर संग्राम जो है वो लगातार छिड़ा हुआ है। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा है जिसने ये यहाँ पर पोस्टर्स लगाए हैं। जय जय श्री राम। तो दिल्ली में सड़क के नाम पर संग्राम किस तरीके से जारी है। कुछ लोग जाते हैं राजधानी दिल्ली की सड़कों पर और एक नहीं दो नहीं कई सड़कों के नाम बदलने की जो कवायद थी उसमें जुट जाते हैं। बाकायदा अपनी जिम्मेदारी कुछ इस तरीके से निभाते हैं ये हिंदू संगठन कि रातों रात सड़क पर पोस्टर चिपका देते हैं और उसके बाद जय श्री राम के नारे भी लगाए जाते हैं। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देखिए सफदरजंग अकबर रोड की, जहाँ पर फिरोज शाह रोड पर यह पोस्टर लगाया गया। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश ने ये पोस्टर्स लगाए हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता गौरव का। गौरव, दिल्ली में सड़क के नाम पर संग्राम लगातार छिड़ता चला जा रहा है। सफदरजंग अकबर रोड पर कुछ लोग जाते हैं और रातों रात पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, उसके बाद जय श्री राम का नारा भी लगाया जाता है। देखिए इधर लगातार दिल्ली के अंदर कुछ गांव के नाम आपने देखे होंगे पिछले कुछ महीनों में बदले गए, कुछ उसके बाद सड़कों के नाम बदलने की जो कवायद है वो शुरू हुई है और लगातार जितने भी अलग अलग हिंदू संगठन है वो इन सड़कों के नाम को बदलने की जिद पे अड़े हुए हैं। आज देर रात ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, आज देर रात कुछ सड़कों के जो नाम है वो बदले गए, लेकिन यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो ये हिंदू संगठन के लोग हैं इनका कहना ये है कि हमारे भारत में जो शहीद हुए लोग हैं उनके नाम रोडों के नाम होने चाहिए। आपको याद होगा कि हाल ही में प्लेन क्रैश में हमारे जितने भी जवान शहीद हुए थे, दरअसल उन जो आज जिन नामों को बदला गया है सभी जो पोस्टर्स हैं उन शहीदों के नाम के पोस्टर उन अलग अलग रोडों पर लगाए गए हैं और लगातार सरकार से इनकी मांग है। क्या प्रोसीजर यही है, क्या कानून यही कहता है कि कोई भी संगठन आए और रातों रात इस तरीके से सड़क पर पोस्टर चिपका दे और नाम बदलने की कवायद शुरू कर दे, क्या यही प्रोसीजर है? देखिए इन लोगों का यही कहना है कि ये इनके तरफ से एक मांग है और इसको लेकर के लगातार ये जो संगठन के लोग हैं ये अपने तरफ से मनमानी करते नजर आते हैं, क्योंकि अभी अगर हम बात करें निदा तो इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है। किसी भी रोड का नाम आप बदलें या किसी गांव का नाम आप बदलें तो उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर होता है, कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके तहत उन रोडों के नाम या फिर आप गाँव के नाम बदल सकते हैं और दिल्ली में ऐसा हुआ गया पिछले कुछ दिन पहले। ठीक है गौरव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते रुक करते दूसरी बड़ी खबर का आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुल मरीजों की संख्या 113 पहुंच चुकी है और दिल्ली में ओमिक्रॉन के 22 मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 40 मामले सामने आ चुके हैं। अकेले गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी ओमिक्रॉन के 2 केस मिल चुके हैं। और इस खबर ज्यादा बातचीत के लिए मुंबई से शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से हमारे संवाददाता लखबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक जो करेंगे वो हम करेंगे शुभम का। शुभम, जिस तरीके से लगातार मामले जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में संख्या सबसे ज्यादा, किसी तरह की कोई गाइडलाइन वहां के लोगों को जारी की गई अभी तक?
देखिए निदा जी, अगर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा अब तक महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इसके लिए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने देश की जो आर्थिक राजधानी मुंबई है, जो महाराष्ट्र की राजधानी भी है, वहां पर धारा 144 लगा दी है क्योंकि भीड़ इकट्ठा न हो और ओमिक्रॉन से बचाता है। लेकिन इसी बीच राहत की बात यह भी है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट भी जो है अब तक सामने आया है। 40 मामलों की बात करें तो इसमें से 25 से 26 मरीज जो है अब तक स्वस्थ होकर पूरी तरह से घर लौट चुके हैं। 8 जो मामले हैं वो कल शाम को पाए गए थे, जिसमें 6 जो है पुणे के पाए गए हैं, एक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से और एक मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली की। हालांकि इन जो लोगों की बात करें तो 6 लोगों का इलाज जो है वो होम आइसोलेशन में चल रहा है, जबकि 2 लोगों का इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। तो ठीक है राहत शुभम, की ठीक खबर है। ये मुंबई का हाल मुंबई- आप बता रहे हैं, आइए दिल्ली का भी हाल जान लेते हैं। लखबीर हमारे साथ बने हुए। लखबीर, देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या 113 हो गई है। दिल्ली में ही अकेले 22 मरीज ऐसे हैं जो सामने है, लेकिन इस बीच स्कूल भी खुल गए हैं। दूसरी तरफ हवा भी बहुत ज्यादा जहरीली। आखिर क्यों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? वाकई में निदा ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आज से 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए, ये वाकई में कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि जो स्कूल बंद किए गए थे वो दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा की वजह से बंद किए गए थे। 2 दिसंबर को वापस से तमाम जो स्कूल है वो अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज वापस से 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस प्रकार से खतरा बच्चों को होगा, क्योंकि आज की अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो 319 के साथ बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की आबोहवा बनी हुई है। ऐसे में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्कूल को खोला जाना वाकई में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 16 बच्चे संक्रमित पाए गए, 16 छात्र संक्रमित पाए गए। ऐसे में उन्हें बिल्कुल हालात जो है वो चिंताजनक बने हुए हैं, लेकिन सरकारें ढीला रवैया अपना रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।